हेलो एवरीवन, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड हो या यूपीएमपी या बिहार बोर्ड हो, ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। आपको ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उन लिंक्स के थ्रू मिल जाएगी। इसके अलावा इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है आपकी पोम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील के MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं 10, यानी हमारे पास 2 सेट्स ऑफ 5 हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं, आफ्टर एवरी 5 क्वेश्चंस या आफ्टर एवरी सेट ऑफ 5 आपको बताना है आउट ऑफ 5 आपने कितने मार्क्स अचीव किए हैं, कितनी क्वेश्चंस का आंसर आपने सही लिखा है। इसके साथ साथ मैं हर क्वेश्चन जो है आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी। क्यों? क्योंकि ये सारे MCQs जो आज मैं यहाँ लेकर आई हूँ, मोस्ट ऑफ देम जो है आपको इस पोम का और भी डीपर और एक्सटेंडेड मीनिंग देंगे स्टूडेंट्स। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। जस्ट डोंट ट्रीट देम एज इफ़ के रेगुलर MCQs हैं, नो, ठीक है। आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इन MCQs के थ्रू जानने को मिलेंगी इस पोम के बारे में। और मैंने पहले भी बताया था, ये पोम वैसे बहुत छोटी है लेकिन मीनिंग इसके बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग्स भी आते हैं, बहुत डीपर मीनिंग भी है, ठीक है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में फॉर्म हो सकते हैं। तो मेक श्योर आप ध्यान से इसके सब क्वेश्चंस के आंसर्स को ध्यान से समझें। ऑलराइट, और मेरे साथ हर क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, मिस नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द राइम स्कीम ऑफ द पोएम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, यानी राइम स्कीम पता लगानी है। इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस में मैंने आपको राइम स्कीम बहुत अच्छे से बता दी थी। तो कौन सी राइम स्कीम है इसकी? A B C D। राइम स्कीम किस तरीके से बनती है, किस तरीके से वो पैटर्न बनता है, ये सारा स्टूडेंट्स मैंने आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और इस पोम के पोएटिक डिवाइसेस के दौरान भी राइम स्कीम को अच्छे से बताया है। ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए और आपको बाकी किसी भी पोम का भी राइम स्कीम निकालना समझ में आ जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि उस पोम में राइम स्कीम है भी या नहीं, या वो एक फ्री वर्स है, ठीक है। तो A B यानी C ऑप्शन जो है वो है करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि है आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस स्पिरिट सील। स्पिरिट सील में कौन सी पोएटिक डिवाइस है? देखिए, हर वर्ड सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया, कई बार क्या होता है हमें ये नहीं समझ में आता कि हम किस तरीके से पोएटिक डिवाइस को ढूंढें। हमें पहले से तो अंदाज़ा होता नहीं, और इतना एक्सपर्ट हम स्टार्टिंग में ही नहीं हो जाते कि बस हमने रीड करा और समझ में आ गया कि यहाँ ये पोएटिक डिवाइस है, राइट। तो ऐसा नहीं होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया हुआ है, कई बार बताया हुआ है, फिर से समझा रही हूँ कि सबसे पहले ऑलिट्रेशन को ही ढूंढना शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि ऑलिट्रेशन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा स्पेशली 9-10 क्लासेस के जो सिलेबस में जो पोम्स होती हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ना ऑलिट्रेशन होता है। और भी दूसरे डिवाइसेस हैं लेकिन ऑलिट्रेशन सबसे ज़्यादा है, तो शुरुआत उसी से कीजिए। दूसरा, सिलेबस में भले ही ना हो लेकिन ऑलिट्रेशन को ढूंढना सबसे ज़्यादा सरल होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा आसान है। तो मेक श्योर आप शुरुआत हमेशा ऑलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट्स, ये जो साउंड वाले होते हैं उनसे ही करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर S और S है, यानी दोनों ही वर्ड्स के शुरुआती लेटर का साउंड सेम है, मतलब स है, तो क्या हो जाएगा? ऑलिट्रेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 3 है रोल्ड राउंड, यानी R और R, र वाला साउंड है, तो फिर से सेम ही साउंड हो रहा है, तो क्या है हमारा ऑप्शन? अगेन ऑलिट्रेशन, फिर से ऑलिट्रेशन आएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलिए क्वेश्चन 4 है, फिर से माइटी मर्मरिंग। माइटी मर्मरिंग, फिर से म और म का साउंड आ रहा है, देखिए M, तो क्या हो गया हमारा आंसर? ऑलिट्रेशन। तो देखिए कितने ऑलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं, आपको इतनी छोटी सी पोम में ही आपको 3 एग्जाम्पल्स आ गए। तो इस तरीके से आप
उसमें से खोज कर ये मत समझिए कि कौन सी पोएटिक डिवाइस है। एक पोएटिक डिवाइस अपने दिमाग में लेकर आइए कि चलिए मैं कॉन्सोनेंट ढूंढती हूँ, कॉन्सोनेंट्स नॉट कॉन्सोनेंट, आई एम सॉरी, कॉन्सोनेंट्स, एसोनेंट्स, या मान लीजिए सिम्बलिज्म ढूंढती हूँ। इमेजरी जैसी चीज़ें आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पढ़ते दौरान आपको समझ में आ जाता है कि कैसी इमेज एक क्रिएट करी हुई है ना। उसके अलावा की जो अलग अलग किस्म की जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको दिमाग में रखिए और उसके बाद ढूंढना शुरू कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 5 जो कि है फर्स्ट सेट ऑफ 5 का लास्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आंसर देना बिल्कुल नहीं भूलना है, साथ साथ आंसर ज़रूर दीजिए और समझते भी जाइए, क्योंकि हो सकता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको आंसर देने में तकलीफ़ हो, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं इस पोम के एक्सटेंडेड मीनिंग भी आपको इसमें समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस पोम में और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसकी मीनिंग निकल सकता है, और आपको आंसर्स लिखने में लेट मी टेल यू बहुत बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, चलिए चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिम्बलिज्म इन द पोम, यानी इस पोम में जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट सिम्बलिज्म है वो किसका है। 4 ऑप्शंस हैं। A. We are reminded of our elemental nature and the fact that in the end our bodies break down to a point where we are no stronger than a withered leaf. Withered leaf का मतलब होता है एकदम मुरझाई सूखी एक बेजान पत्ती जो होती है। तो इसका पूरे का मतलब बेसिकली ये निकल कर आता है कि हमारा जो एक एलिमेंटल नेचर यानी जो बेसिक नेचर है ना वो ये है कि आखिर में हमारी जो बॉडीज़ है ना, हमारा जो शरीर है, ब्रेक डाउन टू अ पॉइंट मतलब इतने टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और इतने बारीक टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है कि जहाँ हमारे अंदर एक मुरझाई हुई पत्ती से ज़्यादा जान नहीं होती। इसका मतलब यही है कि हम जब मर जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है, मिट्टी ही बन जाती है। क्या इस तरीके का सिंबलिज्म इस पोम में यूज़ किया है? जी हाँ, यूज़ किया है बेटा। ये सारे ऑप्शंस हम पढ़ेंगे और पहले ये देखेंगे कि वो सिंबलिज्म यूज़ हुआ है या नहीं, पहले ये। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे ज़्यादा उचित तरीके से इस्तेमाल किया गया सिंबलिज्म। तो हमको ये नहीं देखना है बेसिकली कि ये यूज़ हुआ है कि नहीं, सबसे ज़्यादा उचित तरीके से कौन सा सिंबलिज्म यूज़ किया गया है ये देखना है। तो पहला वाला यूज़ किया है, हाँ यूज़ तो हुआ है। दूसरा देखते हैं, द पोम इज़ अ वायबल सिंबल फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड होप। हैप्पीनेस और होप को लेकर एक इसमें एक चीज़ बताई गई है। अब क्या हैप्पीनेस और क्या होप है? बेसिकली इसके अंदर एग्जैक्ट हैप्पीनेस और होप नहीं है, लेकिन क्या दर्शाया गया है, जो लास्ट स्टेंजा, लास्ट फ्रेजेस जो हैं इस पोम में, उसमें ये बताया गया है कि तुम प्रकृति का हिस्सा बन गई हो। वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं लूसी के लिए कि वो मरने के बाद जो है नेचर का एक हिस्सा बन गई है। तो एक पॉजिटिव साइड की तरफ देखने की कोशिश ज़रूर की गई है ना, ये ज़रूर है। बट क्या एक्चुअल में हैप्पीनेस और होप है? नॉट रियली। तो ये एकदम डायरेक्ट सिंबल नहीं बन रहा है, सिंबलिज्म नहीं है। सी ऑप्शन है, द स्प्रिंग पासिंग सिंबलाइजेज द पासिंग ऑफ लाइफ, यानी जो स्प्रिंग जो पास हो रही है वो क्या दर्शाती है? लाइफ का पास होना, यानी जीवन का चले जाना। तो जिस तरीके से एक अच्छा खुला बढ़िया मौसम जो होता है जहाँ नई पत्तियाँ आती हैं, वो जब जाने लगता है और जिस तरीके से पत्तियाँ गिरने लगती हैं, है ना, इस तरीके से जो मौसम आता है तो वो देखने में कैसा लगता है? ऐसा लगता है मानो डेथ जैसा लगता है, वो उसको डेथ से कंपेयर किया गया है। ऐसा कुछ इसके अंदर डायरेक्ट तरीके से क्या कोई कंपैरिजन या कोई सिंबलाइज किया गया है किसी तरीके से इस पोम के अंदर? नॉट रियली, ऐसा कुछ सिंबलाइज नहीं किया गया है। लास्ट ऑप्शन है, द पोम शोज सिंबल्स सच एज स्पिरिट, fears, humans and ears to show the earthly life and its outcome of death। यानी जो पोम है वो किस चीज़ के सिंबल दिखाती है? स्पिरिट, फियर्स। स्पिरिट्स है इस पोम में, यस। जो फियर्स है वो भी है। ह्यूमंस और ईयर्स, ये सारी बातों के बारे में चर्चा की गई है और ये सारी बातें क्या दर्शाती हैं? अर्दली लाइफ। अर्दली लाइफ बेटा वो लाइफ जो आप जी रहे हैं, धरती पर जी रहे हैं, धरती पर जो जीवन जी रहे हैं उनकी और क्या कौन कौन सी चीज़ें संकेत करती हैं? स्पिरिट हमारी आत्मा, हमारा डर, इंसान, और वो समय जो हम धरती पे बिता रहे हैं, एंड इट्स आउटकम ऑफ डेथ। और अंत में क्या होता है? डेथ हो जाती है। मतलब अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकल कर आता है? डेथ।
यानी आप उसे तो ऐसी एक चीज़ है जिसे तो टाला ही नहीं जा सकता। तो देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों कहीं ना कहीं एक सिंबलाइज है, ये 50% तक हम 10-20% कह सकते हैं, नॉट इवन 50% कि हाँ इनडायरेक्ट लेकिन माना जा सकता है। सी तो 2-3% ये कि हाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब पासिंग ऑफ लाइफ के बारे में तो बात है, लेकिन एज सच कोई डायरेक्ट सिंबलाइज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है। लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है बेटा वो है ये। क्यों? ये इसलिए है क्योंकि इसने पूरी पोम को कवर किया है, सिर्फ 1-2 लाइन नहीं, पूरा पोम को इसने कवर किया है। किस तरीके से कवर किया है कि कैसे हमारे जो डर होते हैं, कुछ खो देने का डर होता है इंसानों के अंदर। हर व्यक्ति जो होता है ना, कोई भी मनुष्य हो, उसके पास कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जिससे वो बहुत क्लोज़ है तो उस चीज़ को खो देने का डर होता है उसको, ठीक है। जब तक वो उसे खो नहीं देता तब तक एक खौफ सा बना रहता है। उसके अलावा वो उसकी जो आत्मा होती है वो भी तड़पती है जब वो उस चीज़ को खो देता है, ठीक है। और वो पूरा समय जो उस जीवन जो बिताता है धरती पे, इसे कहीं ना कहीं इसी डर के अंदर जीता है कि कहीं वो उस चीज़ से बिछड़ ना जाए। और अंत में होता क्या है, डेथ हो जाती है। तो ये जो है सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सिंबलाइज हुआ है वो यही है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी जो वर्ड्सवर्थ है उसने उसको जो सबसे प्यारी चीज़ थी उसकी वो खो गई है, तो अब उसको कोई डर नहीं रहा। लेकिन वरना एक डर ये रहता है कि खौफ रहता है कि कहीं लूसी उससे बिछड़ ना जाए। लेकिन जब बिछड़ गई और डेथ हो गई तो उसको वो डर अब नहीं है, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से मीनिंग समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेट ऑफ 5 ख़त्म होता है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड सेट ऑफ 5 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज़ द मोस्ट सूटेबल मीनिंग ऑफ द वर्ड मेलनकली। मेलनकली जो है उसका जो मीनिंग है वो पूछा गया है। तो मेलनकली का मतलब क्या होता है, चीयर, जॉय, एक्सट्रीम सैडनेस या इंस्पिरेशन। देखिए चीयर का मतलब क्या होता है, किसी को चीयर करना, खुश करना, या किसी को बूस्ट या किसी को बहुत ज़्यादा एनकरेज करना, है ना। तो वो उस तरीके से मतलब खुशी से रिलेटेड चीज़ है। जॉय मतलब हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, खुशी, ये सब जो है वो क्या है, जॉय। एक्सट्रीम सैडनेस मतलब अत्यंत दुख, बहुत ज़्यादा दुख। और इंस्पिरेशन यानी फिर से इंस्पायर करना, किसी को प्रेरित करना, ठीक है। तो इन चारों में से क्या है सही ऑप्शन, मेलनकली का मतलब होता है अत्यंत दुख यानी एक्सट्रीम सैडनेस। तो जो ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स वो है इसका सही आंसर। और इसके अंदर, इस पोम के अंदर बहुत मेलनकली है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अत्यंत दुख जो है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। और किसे हो रहा है ये अत्यंत दुख, विलियम वर्ड्सवर्थ को हो रहा है ल्यूसी को खो देने पर। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, डिक्शन मीन्स द टाइप ऑफ लैंग्वेज। जो डिक्शन होता है वो एक तरीके की भाषा होती है। द पोम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील शोज गुड यूज ऑफ डैश डिक्शन। देखिए डिक्शन क्या होता है, बात करने का एक तरीका होता है बेसिकली, आपकी जो टोन होती है और या जिस तरीके से आप पेश आ रहे हो बोलने के माध्यम से, जैसे पेश आ रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने फ्रेंड से मिलते हो तो बहुत ही कैजुअल तरीके से मिलते हो ना, अरे कैसे हो, क्या हालचाल, बढ़िया, कहाँ थे, ये वो, ऐसे रेगुलर, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें औपचारिकताएं आप नहीं रखते हो, है ना। लेकिन वहीं अगर ऑफिस में या स्कूल कॉलेजेस में कहीं ऐसी जगह पर हो तो आप बहुत ज़्यादा औपचारिकताएं दिखाते हैं, फॉर्मल होते हैं। जैसे कैसे हैं आप, ठीक है, बहुत समय बाद मुलाकात हुई, पूरी तरीके से टोन चेंज हो गई है, हमारे बोलने का तरीका, रवैया चेंज हो गया है, डिक्शन पूरी तरीके से चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये जो भाषा में बदलाव होता है ना कहीं उसे ही डिक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर किस तरीके का डिक्शन इस्तेमाल हुआ है, फॉर्मल यानी औपचारिकता का, पोएटिक यानी कविता जैसा, मेलोडिक यानी म्यूज़िकल तरीके का। मेलोडी मतलब ये होता है, मेलोडी बेसिकली होता है मीठापन, तो यहाँ मेलोडी मतलब स्वीट सॉन्ग जैसा, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द अबव मतलब ये सारे। तो स्टूडेंट्स ये पोम में ये सभी यूज़ हुए हैं। किस तरीके से, जिस तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी बहुत ही कैजुअल या केयरफ्री तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक और इस तरीके से बात कर रहे हैं, इस तरीके से समझा रहे हैं सारी चीज़ें कि वो हर चीज़ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, हर बात को बहुत एक इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैजुअल तरीके से नहीं बता रहे हैं कुछ भी। तो ये एक फॉर्मलनेस दिखाती है।
दूसरा पोएटिक तो है ही क्योंकि एक रिदम में भी लिखी गई है। उसके अलावा देखिए फ्री वर्स जो होती है वो रिदम में नहीं लिखी जाती, लेकिन पोम तो है ही ना एक तरीके से, तो मतलब कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा लेकिन पोम तो है ही। तो ये जो पोएटिक तरीके से लिखी गई है उसमें ये है कि एक इस तरीके का भाव पेश किया गया है कि एक कविता के अंदाज में उस भाव को पेश किया गया है, ठीक है। और स्पेशल एक रिदम उसमें है ही है, एक राइम स्कीम उसमें है ही है। मेलोडी इसलिए क्योंकि एक मीठापन और एक म्यूज़िकल जैसी पोम ये लगती है। अब म्यूज़िकल जैसी क्यों लगती है, म्यूज़िकल या गाने जैसी, गीत जैसी क्यों लगती है? क्योंकि बेसिकली ये एक मेलोडिक पोम ही है जिसको एक तरीके से गीत की तरह या गाने की तरह नहीं, लेकिन इस तरीके से कि एक जैसे हम कई बार शायरी है तो वो कितने एक गाने के एहसास में बोलते हैं, या मैं बताऊं और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा, जैसे कोई दोहा बोलते हैं, कबीर के दोहे हम बोलते हैं तो एक लय में बोलते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, है ना। तो जो दोहे भी जब हम बोलते हैं या श्लोक बोलते हैं हम, वो श्लोक की भी एक लय होती है, एक रिदम होती है। ये पोम में वही लय वही रिदम है, इसीलिए इसको मेलोडी के नाम से, मेलोडी एक एस्पेक्ट इसके अंदर है। तो इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दी अबाव। ऑलराइट, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। द टोन ऑफ द पोम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील इज ए थॉटफुल, बी मेटाफिजिकल, सी नॉस्टैल्जिक, या फिर डी ऑल ऑफ द अबाव। यानी जो टोन है, जिस तरीके से बोला गया है इस पोम को, वो कौन सी टोन यूज़ हो रही है? थॉटफुल हो रही है कि बहुत सोच कर विचार कर फिर लिखा गया है? मेटाफिजिकल, अब मेटाफिजिकल क्या होता है अच्छे से आपको अभी क्लियर करते हैं कि क्या है। नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक मतलब जब भी आप कोई पुरानी चीज़ें, बीते हुए लम्हे याद करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे बचपन की बात याद करते हैं कि पता है वहाँ गए थे, फिर ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, जब ये पूरे इंसिडेंट हम याद कर रहे होते हैं तो नॉस्टैल्जिक ही हो रहे होते हैं कि ऐसा हुआ। तो क्या नॉस्टैल्जिक हो रहा है या ऑल ऑफ द अबाव? ये सभी हो रहा है। तो आंसर इसका है डी, ऑल ऑफ द अबाव। कैसे? थॉटफुल और नॉस्टैल्जिक तो है ही है। थॉटफुल बहुत विचार कर रहा है कि अरे मैंने क्यों अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, क्यों मैंने इस चीज़ पे गौर नहीं किया कि हम सबसे ऊपर जो मोस्ट पावरफुल चीज़ है वो क्या है? वो चीज़ है जो डेथ है, और डेथ इतनी पावरफुल है कि हमें अलग कर सकती है, राइट। तो ये चीज़ का उसे बहुत ज़्यादा विचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लिखी हुई पोम है, और जिस तरीके का कंपैरिजन है उस तरीके से लिखी गई, ठीक है। उसके अलावा नॉस्टैल्जिक याद तो कर ही रहा है, लूसी को थ्रू आउट द पोम याद कर रहा है कि लूसी चली गई है, अब नहीं रही, तो नॉस्टैल्जिक है। ये दोनों तो हैं ही। मेटाफिजिकल का क्या मतलब होता है? मेटा का मतलब होता है आउट ऑफ द वर्ल्ड, फिजिकल मतलब होता है फिजिकल वर्ल्ड। तो बेसिकली मेटाफिजिकल का मतलब होता है कि हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें हैं उसे किससे कंपेयर किया जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लावर से कंपेयर किया जाता है, रेड रोज़। तो हमें रेड रोज़ देखते ही हमारे दिमाग में एक छवि बनती है कि इट इज़ अ सिंबल ऑफ लव, लव का एक सिंबल है रेड रोज़, है ना। तो इस तरीके से हर चीज़ कुछ ना कुछ सिंबलाइज़ करती है, और जो लव के बारे में बात हो रही होती है वो इसी तरीके से बात होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पोएट हैं जैसे जॉन डन, ये एक मेटाफिजिकल पोएट हैं। उन्होंने किस तरीके से कंपेयर किया है लव को? उन्होंने करा है कंपस से। कंपस जैसे आपकी ज्योमेट्री में जो प्रकार होता है ना, उससे कंपेयर किया। तो उसकी क्यों मतलब आप कैसे एक लव रिलेशनशिप को उसके साथ कंपेयर कर सकते हो, है ना? नहीं होता है। लव रिलेशनशिप होता है जैसे फ्लावर्स हो गए, फूल, पत्तियाँ, नेचर की भी बात हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन आप कभी भी उसको प्रकार या कंपस से नहीं आप कंपेयर करोगे। तो कंपस की शेप कैसी होती है? इसी तरीके की कुछ होती है ना, है ना, ऐसे कुछ इसी तरीके की कुछ होती है। अब यहाँ पर किस तरीके से कंपेयर किया गया है कि इसे कहा गया है, जॉन डन कहते हैं कि ये मैं हूँ, मैं यहाँ जे लिख रही हूँ जॉन डन के लिए, और ये इनकी बिलवड है, मतलब जिसे वो प्यार करते हैं। तो ये दो अलग अलग लोग हैं लेकिन ये यहाँ जुड़े हुए हैं।
तो अगर जैसे कंपास का क्या होता है, एक जो पॉइंट, एक सिरा जो होता है वो एक जगह रहता है, और दूसरा सिरा जब हम सर्कल बनाते हैं तो दूसरा सिरा इस तरीके से खुलकर वो सर्कल बनाता है। तो जॉन डन का कहना ये है कि भले तुम मेरा वो सिरा हो जो एक जगह स्थिर रहता है, और मैं वो सिरा हूँ जो कभी तुम्हारे से दूर चला जाता हूँ, कभी तुम्हारे से पास आ जाता हूँ। तो जब मैं दूर भी चला जाता हूँ ना, तब भी मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूँ। तुम कभी भी ये मत सोचना कि मैं तुमसे दूर हो गया हूँ, नहीं, मैं सिर्फ फिजिकली ही तुमसे दूर हूँ, सिर्फ शारीरिक तौर पे ही दूर जा रहा हूँ। मेरा मन, आत्मा सब तुम्हारे पास है, तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं। तो इतना ब्यूटीफुल कंपैरिजन ये किया। तो इस तरीके का जो आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके, जो आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो कंपैरिजन किया गया है यहाँ जॉन डन द्वारा, ऐसी ही चीज़ों को कहा जाता है मेटाफिजिकल। ऑलराइट, अब जॉन डन ने ये बात लिखी थी अपनी वाइफ के लिए, जो पोम लिखी थी, क्योंकि उनकी वाइफ बहुत अपसेट थी क्योंकि जॉन डन को कहीं दूर जा रहे थे वो उनसे। ठीक है, अब यहाँ पर तो हो गई, मैंने बता दिया उनकी बात। अब यहाँ मेटाफिजिकल क्या है, यहाँ बेसिकली बताया जा रहा है जो लव रिलेशनशिप को किससे, जैसे जो यहाँ अर्थ की जो धुरी, अपनी पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, मतलब कहीं ना कहीं साइंस पर चले गए कि किस तरीके से हमारा जो सोलार सिस्टम है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि किस तरीके से जब धरती अपनी एक्सिस पे घूमेगी, है ना, तो उस चीज़ के ऊपर बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, उस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है। जोग्राफिकल एलिमेंट्स भी इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। तो ये जो कंपैरिजन होता है ना, वो कहलाता है मेटाफिजिकल। जैसे डायर्नल कोर्स, ये डायर्नल कोर्स जो है, जो कि सेकंड लास्ट एक सेंटेंस में यूज़ किए हुए वर्ड्स हैं, तो वही मेटाफिजिकल एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये एलिमेंट आपको, आई होप स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया होगा। हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो क्योंकि एकदम नया कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों के लिए, बट इट इज़ इंटरेस्टिंग। और ये आपकी पोम में किस तरह से शामिल है वो भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है। Then comes question 9. What are the major themes in the poem? A slumber did my spirit seal. Major theme क्या है इसकी? Death and immortality intertwined, यानी death, और जो immortality का मतलब क्या होता है? Mortal का मतलब है death हो जाना, immortal मतलब जो मर नहीं सकता। तो मृत्यु और आजीवन, मतलब जो नॉट आजीवन मतलब वो जीवन जो ख़त्म नहीं हो सकता, वो इंटरट्विंड, एक दूसरे में, मतलब जीवन और मृत्यु कह सकते हैं हम इसे, कि जीवन और मृत्यु जो है वो इंटरट्विंड है, एक दूसरे में गुथी हुई है। इनोसेंस, एक मासूमियत है इस पोम में। मेमोरी ऑफ अ लव्ड वन, मतलब किसी अपने प्रियजन की याद है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, इसका भी आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इसमें अपने प्रियजन को खोने का याद तो है ही, मासूमियत भी है, बिकॉज लव इज़ इनोसेंट। ठीक है, मासूमियत है कि कितने अच्छे से इनोसेंट लव है। ठीक है, और डेथ और जीवन मृत्यु एक दूसरे में गुथा हुआ ही है, क्योंकि दोनों का ही कोई भी कोई गारंटी नहीं है कि कब है और कब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जब तक ज़िंदा है ना, तब तक अच्छे से उस लाइफ को जी लेना चाहिए, अच्छे से एंजॉय करना चाहिए और खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बाद में ये पछतावा ना हो कि काश ऐसे कर लिया होता तो ये ना हुआ होता। ठीक है, अब आ गए हैं हम हमारे सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन पे। और स्टूडेंट्स, ये है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अभी तक आपने आई होप सारी क्वेश्चंस को जो आपको पहले से आते थे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपको मैं समझाया तभी उसी के बाद आपको आंसर्स आए होंगे। बाकी क्वेश्चंस के आंसर आपने सही दिए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहा होगा तो डेफिनेटली मेरे बताने के बाद ज़रूर समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या है? चूज़ द मोस्ट सूटेबल मीनिंग ऑफ द वर्ड स्लम्बर, यानी स्लम्बर, इस शब्द का मतलब आपको देखना है। अब आपने बताना है कि क्या मीनिंग होता है स्लम्बर का। और अगर आपने एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा है ना, तो आपको ज़रूर से ज़रूर पता होगा कि स्लम्बर का मीनिंग क्या है। ऑप्शंस हैं कॉमा में चले जाना, ब्लैक आउट, एकदम आंखों के आगे ना अंधेरा छा जाता है जब, फेंटिंग मतलब बेहोशी, या फिर डीप स्लीप, गहरी नींद। तो स्टूडेंट्स, क्या मीनिंग है? स्लम्बर का मीनिंग है, एक्सप्लेनेशन में मैंने अच्छे से बताया है कि स्लम्बर का मीनिंग होता है डीप स्लीप, यानी ऑप्शन जो डी है वो है हमारा करेक्ट आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपको अच्छे से डिटेल में प्रॉपरली समझ में आ गए होंगे।
यहाँ हमारा MCQs का वीडियो एंड होता है। स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का डाउट है, मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिए। डू नॉट हेजिटेट इन आस्किंग योर जेन्युइन डाउट्स, ऑल राइट। ज़रूर से ज़रूर पूछिए, और मैं ज़रूर आपका बेसिक डाउट भी अगर होगा ना कोई सिंपल सा भी, वो भी ज़रूर से क्लियर करूँगी, ऑल राइट। अब आपको ये वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ मिलते हैं आपको ये सभी के सभी टॉप कोर्सेज। ये लिस्ट देखिए, ये पूरी लिस्ट स्टूडेंट्स क्लास 7 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए है, और ये सारी की सारी आपके लिए अवेलेबल है बेटा। और आपको कुछ भी इसके लिए पे नहीं करना, यू हैव टू पे नथिंग, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा ई बुक्स और ई नोट्स, उनके लिए लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स जो है आपको उनसे रिलेटेड वहां मिल जाएगी। और आप चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। और आप विज़िट कर सकते हैं www.magnetbrains.com को, जहाँ पर सारे के सारे वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं। और स्टूडेंट्स, अपनी तैयारी एकदम पक्की रखिए, डाउट होने पर पूछना बिल्कुल भी मत भूलिए। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।